नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है द एंट्रोपी फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम एंट्रोपी फॉर्म क्या होता है फर्स्ट लॉ का वो जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे स्पेशल केस फॉर अ प्रेशर वॉल्यूम सिस्टम की एंट्रोपी फॉर्म में हम उसको किस तरीके से लिखते हैं। देन वी विल सी अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द फर्स्ट लॉ फॉर एन आइडियल गैस इन एंट्रोपी फॉर्म, ठीक है ना, समझ में आया। देन वी विल हैव अ क्वेश्चन, उसके बाद हमें क्वेश्चन करेंगे। तो काफ़ी छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब देखो, आप जानते होंगे, हम जानते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। दिस इज व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, ठीक है ना। तो ये किसके लिए है, नॉन डिफ्यूजिव प्रोसेस के लिए है, समझ में आया। तो नॉन डिफ्यूजिव प्रोसेस के लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमारे क्या कहता है, चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी होगा इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो, नॉन डिफ्यूजिव कहने का मतलब क्या है, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था, जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था उस वक्त भी मैंने आपको बताया था। मान लीजिए एक सिस्टम ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है इसमें, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स है और सपोज डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस। पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जब पार्टिकल्स क्या जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में। किसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, जो बी हमारे पास बी सिस्टम जो है ना, इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, समझ में आया। तो सपोज डेल के अमाउंट ऑफ चेंज इज देयर इन द एनर्जी, ठीक है। डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम, समझ में आया। तो ये नॉन डिफ्यूजिव है, यदि डिफ्यूजन ना हो। लेकिन यदि डिफ्यूजन हो, जैसे मैंने कहा कि पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा हो, तो उस केस में क्या होगा, जो बी का इंटरनल एनर्जी होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, प्लस के म्यू डी एन। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जुड़ जाएगा, ठीक है। एन क्या है, एन इज द अमाउंट ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। एम क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंटरिंग इन द सिस्टम बी, कहाँ से, ए से। और म्यू क्या है, म्यू इज द केमिकल पोटेंशियल, समझ में आया। तो ये किसके लिए है, डिफ्यूजिव सिस्टम के, डिफ्यूजिव प्रोसेस के लिए। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें पढ़ा रखी है, लेकिन हम थर्मल फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ नॉन डिफ्यूजिव प्रोसेस के लिए हम करते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो वही मैंने कहा है आपको। तो नॉन डिफ्यूजिव प्रोसेस के लिए जो फर्स्ट लॉ होता है हमारे पास ये होता है, समझ में आया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी जनरली लिखा जाता है, याद रखा जाता है इस फॉर्म में भी। अब देखो, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट लॉ। तो वर्क हमारे पास है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो जनरल फॉर्म होती है वर्क की वो क्या होती है। अब देखो, यदि मैं प्रेशर वॉल्यूम सिस्टम की बात करूँ, ठीक है ना, तो प्रेशर वॉल्यूम सिस्टम के केस में वर्क क्या हो जाएगा, ये होगा मेरे पास, ठीक है ना, समझ में आया। यदि मेरे पास कोई पैरामैग्नेटिक सिस्टम है, तो पैरामैग्नेटिक सिस्टम के केस में वर्क डन क्या होगा मेरे पास, माइनस बी डी एम। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एम इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, समझ में आया, ठीक है। यदि मेरे पास सरफेस फिल्म है, तो सरफेस फिल्म के केस में वर्क डन क्या होता है मेरे पास, माइनस एफ डी एल। एफ व्हाट इज एफ, एफ इज द टेंशन एंड एल इज द चेंज एंड डी एल इज द चेंज इन द लेंथ, समझ में आया। तो ये चीज़ें हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है ना, समझ में आया। तो सिर्फ ये मेरे पास हो गया, ठीक है ना। तो ये कोई वायर हो सकता है, सरफेस फिल्म नहीं, कोई वायर है। तो सरफेस फिल्म के केस में क्या होगा मेरे पास, सिग्मा डी है। ये क्या होगा मेरे पास, सरफेस टेंशन हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, सरफेस टेंशन हो गया। और ये क्या होगा, एरिया होगा। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। लेकिन जनरल फॉर्म में हम उसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक्स आई की देखो, पी ये क्या हो सकता है मेरे पास, पी डी वी हो सकता है ना। यदि एक सिस्टम में कहीं बहुत सारे वर्क हो रहे हैं, तो उस केस में मान लो दो तरीके, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, पैरामैग्नेटिक फ्लूइड समझ लो, है ना, उसमें वॉल्यूम में चेंज डी वी होता है, प्रेशर इज पी इज देयर, है ना, एंड इट एक्सर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड बी एंड मैग्नेटाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है ना, एम हो गया। तो दो तरीके का वर्क हो जाएगा, तो समेशन इसलिए लगा है, तो हम वो लिख सकते हैं। तो जहाँ पे एक्स का इंटेंसिव वेरिएबल है, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, और कैपिटल एक्स का कंजुगेट एक्सटेंसिव वेरिएबल है, जैसे वॉल्यूम, एंट्रोपी, ठीक है, समझ में आया। तो ये जनरल फॉर्म होगी। ये मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको चीज़ें बताई थी। तो फर्स्ट लॉ मेरे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो डी डब्ल्यू की जगह मैं इसको ये लिख सकता हूँ। तो ये जनरल फॉर्म है मेरे पास फर्स्ट लॉ की। अब बात करें यदि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से डेल क्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, टी डी एस इज इक्वल टू डेल क्यू आ जाएगा, समझ में आया। अच्छा, अब देखो, इसको मैं उठा के यदि डेल क्यू की जगह रख दूंगा तो मेरे पास एक टी डी एस आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ टी डी एस रख सकते हो, ये इसको इधर ले जाओ तो ये प्लस बन जाएगा, समझ में आया। तो यही जो टर्म है, ये जो टर्म है, ठीक है ना, ये मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ठीक है। ये देखो, कहने का मतलब सिंपली ये है, हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या है, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। आप ऐसे याद रखो, इसको मैंने क्या लिखा, टी डी एस इज इक्वल टू डी प्लस के डी डब्ल्यू। तो यही फॉर्म है, समझ में आया। ये क्या है,
यही फॉर्म है। तो ये क्या कंबाइंड है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो एंट्रोपी आ गया इसमें, डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी इज इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है ना, इन दिस रिलेशन। और ये रिलेशन क्या है, फर्स्ट लॉ है तो थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंबाइंड हो गई, समझ में आया। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। या इसको हम एंट्रोपी फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंट्रोपी फॉर्म। ये क्या एंट्रोपी फॉर्म है, किसकी, एंट्रोपी फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ, समझ में आया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लॉ इसमें इंट्रोड्यूस हो गया है ना, तो ये वो सेकंड लॉ इंट्रोड्यूस हो गया, या मैं क्या एंट्रोपी इंट्रोड्यूस हो गया, और ये फर्स्ट लॉ हमारे पास था, तो इसलिए क्या बोलते हैं, एंट्रोपी फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, समझ में आया, ठीक है। तो कोई भी कंप्रेसिबल सिस्टम यदि हमारे पास है तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा, पी डी वी। तो देखो लिख सकते हैं हम, तो टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस के पी डी वी, समझ में आया। तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, समझ में आया। बात करते हैं हम अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ फॉर एन आइडियल गैस। तो देखो काफ़ी अल्टरनेट फॉर्म मैंने आपको बता रखा है, हमने ऑलरेडी एक अलग से लेक्चर किया था जहाँ पे मैंने अल्टरनेट फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ आपको बताया था। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, जिस फॉर्म में हम इसको याद रखते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है। एक फॉर्म तो देखो ये है, दूसरा फॉर्म क्या है फर्स्ट लॉ का, ठीक है। तो ये हमारे पास है सी वी डी टी प्लस के पी डी वी, समझ में आया, ठीक है। एक तो फॉर्म हमारे पास ये है डेल क्यू इज इक्वल टू, यदि मैं सी पी डी टी माइनस के वी डी पी। एक फॉर्म हमारे पास फर्स्ट लॉ का ये है। एक तीसरा फॉर्म क्या है, डेल क्यू इज इक्वल टू 1/r, ठीक है, सी पी पी डी वी प्लस के सी वी वी डी पी, ये है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे कैपिटल सी लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है, कैपिटल सी। तो ये हीट कैपेसिटी है। यदि मैं स्मॉल सी लिखूंगा, है ना, तो वो मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है ना, वो हमारे पास ये होता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो तो ये तो यहाँ पे ना ये स्मॉल सी है, ध्यान रखना। देखो कैपिटल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कैपिटल फॉर्म में, तो ये जो कैपिटल सी वी जो होगा उसको एन स्मॉल सी वी लिख सकता हूँ मैं, समझ में आया। तो स्मॉल क्या है, इस हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी है। अब ध्यान से देखो ये स्मॉल सी लिखा हुआ है ना, मतलब यहाँ पे मैं ये कैपिटल, इसको मैं एन स्मॉल सी वी डी टी लिख सकता हूँ। ये हीट कैपेसिटी हो जाएगा, ये मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा। तो देखो वही फॉर्म है। अब कुछ नहीं करना आपको, बस इसमें ना डेल क्यू की जगह आप क्या रिप्लेस कर दो, टी डी एस रख दो, तो वही हमारे पास फर्स्ट लॉ बन जाएगा, एंट्रोपी फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो देखो ये होता है सिंपली, तो डेल क्यू की जगह हमने क्या किया, टी डी एस कर दिया, ठीक है ना। ये मोलर हीट कैपेसिटी है, तो ये ध्यान रखना है, स्मॉल सी आएगा यहाँ पे, ये स्मॉल सी है, ठीक है। अब देखो ये होता है हमारे पास फर्स्ट लॉ, तो डेल क्यू की जगह सिंपली टी डी एस कर दो, ठीक है, कोई डाउट है। और ये स्मॉल सी ही है मेरे पास, ठीक है ना। और हम यहाँ पे डेल क्यू की जगह क्या रख सकते हैं, टी डी एस रख सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट है। तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या करना है, जो कंबाइंड, देखो राइट द कंबाइंड मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द फॉलोइंग सिस्टम अंडर सिंगल फ्रेमवर्क। तो कंबाइंड फॉर्म लिखना है हमें फर्स्ट और सेकंड लॉ का, किस किस के लिए, स्ट्रेस्ड फिल्म के लिए, सरफेस स्ट्रेस्ड वायर के लिए, सरफेस फिल्म के लिए, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं, देखो कोई भी हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम होता है उसके लिए वर्क डन क्या होता है, पी डी वी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए माइनस के बी डी एम, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल के लिए ये हो गया। देखो इलेक्ट्रिक सेल के लिए बेसिकली ये क्या है, जेड हमारे, आप यदि आपको ध्यान हो ना तो थोड़ा सा भी यदि, तो ये एक्चुअली में ये है, हम वर्क डन क्या लिखते हैं, क्यू डी वी तो लिखते हैं, समझ में आया। देखो क्यू क्या हो गया, चार्ज हो गया, और वी क्या होगा, पोटेंशियल होगा, या वी डी क्यू लिख सकते हो आप, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये वही चीज़ आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना, बस थोड़ा सा यहाँ पे नोटेशन चेंज हुआ है। सरफेस फिल्म के लिए ये हो गया मेरे पास, और स्ट्रेस्ड वायर के लिए ये है, ठीक है। तो इस टेबल के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो स्ट्रेस्ड वायर के लिए के बारे में आपसे हमसे पूछ रहा है, तो देखो जो कंबाइंड फॉर्म होता है फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ये होता है हमारे पास, ठीक है ना। ये तो होता है, देखो डेल क्यों क्या होता है, डी यू प्लस के डी डब्ल्यू, दिस इज व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज। हमें इसका एंट्रोपी फॉर्म लिखना है, तो हम एंट्रोपी फॉर्म कैसे लिखेंगे, ये हम एंट्रोपी फॉर्म लिख देंगे, ये एंट्रोपी फॉर्म हो गया फर्स्ट लॉ का, समझ में आया। अब देखो तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन ने, स्ट्रेस्ड फिल्म के लिए पूछा है। तो स्ट्रेस्ड फिल्म के लिए, स्ट्रेस्ड वायर के लिए क्या हो जाएगा, माइनस के टी डी एल, समझ में। यहाँ टी नहीं रखना है, नहीं एफ कर लो, क्योंकि टी यहाँ टेम्परेचर है तो कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये एफ कर लो, एफ का मतलब ये टेंशन हो गया, समझ में आया, ठीक है।
सरफेस फिल्म के लिए क्या होगा मेरे पास, सिग्मा डी हो गया, ये सरफेस टेंशन है, ठीक है, डब्ल्यू की जगह रख दिया। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए माइनस के बीडीएम होता है, ये हमने माइनस के बीडीएम लिख दिया। तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये काफ़ी मैंने बताया माइनस वगैरह क्यों आते हैं, क्या चीज़ें, आप प्रीवियस लेक्चर्स को यदि फॉलो कर रहे होगी तो आप चीज़ों को समझ पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। अब देखो उसको थोड़ा सा ऐसे भी मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे आप स्ट्रेच्ड वायर ही ले लो, तो देखो स्ट्रेच्ड वायर क्या है मेरे पास, माइनस के एफडीएल है, ठीक है ना। अब देखिए जनरली हमने हमारे लिए जो कन्वेंशनल सिस्टम है वो हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम होता है, पीडीवी, ठीक है। अब देखो क्या, अब इसको ना, अब इसको आप ऐसे समझो, बच्चों के दिमाग, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है क्या माइनस क्यों है ना, तो देखो मैं उसी को मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम हमारे लिए कन्वेंशनल है, आप इसको समझो, देखो पीडीवी होगा, मान लो कोई सिस्टम है, तो ये हो गया, ठीक है ना। तो यदि प्रेशर अंदर से अप्लाई करेगी, कौन अप्लाई करेगा, गैस, तो पिस्टन ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अच्छा, तो गैस फोर्स लगाएगी जब पिस्टन पर, तो वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, समझ में आया। तो वर्क किसने किया, गैस नहीं तो क्या, मैं कह सकता हूँ वर्क डन बाय सिस्टम, ऐसे मैं कह सकता हूँ ना। तो वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा, ये टर्म पॉजिटिव आएगी ना, तो वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव। और वर्क डन ओन सिस्टम क्या होगा, ओन सिस्टम, सिस्टम पर यदि मैं वर्क करूंगा, यदि मैं इसको प्रेस कर दूं तो वॉल्यूम घट जाएगी और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो वर्क डन ओन सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव। तो ये मेरे लिए कन्वेंशनल है, यहाँ से समझ में आया। तो अब हम इस चीज़ को यहाँ से भी समझ सकते हैं। अब देखो यदि आप क्या करो, वायर लो, ठीक है ना, समझ में आया। अब वायर पर आप टेंशन, ये वायर हो गया, ठीक है, तो वायर पर आप टेंशन, अब वायर में ऐसे वायर रखा हुआ अपने आप, तो उसमें टेंशन आएगी नहीं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से आ सकता है, ठीक है ना, या आप उसको खींच सकते हो, समझ में आया। तो मैंने सपोज इसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, तो इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो गई, तो लेंथ क्या हो गई, इसकी इंक्रीज होगी, तो ये टर्म क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और बाहर मैंने लगा दिया नेगेटिव, क्यों, क्योंकि वर्क किया मैंने सिस्टम पे, ताकि वर्क डन ऑन सिस्टम मेरे पास क्या रहे, नेगेटिव रहे। समझ में आया कि नेगेटिव क्यों है, क्योंकि कन्वेंशनल हमने यहाँ बना रखा है कि वर्क डन ऑन सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, काफ़ी सिंपल है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।